बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना पिछला लेक्चर जो है डिज़ाइन ऑफ अ 2D पोर्टल फ्रेम जो हमने ई टैब्स के ऊपर डिज़ाइन किया था उसकी थोड़ी सी रिवीजन करेंगे और उसे आगे लेके चलेंगे। तो अगर आपको याद हो तो डिज़ाइन ऑफ अ 2D पोर्टल फ्रेम हमने जो ई टैब्स पे किया था उसकी हाइट 12 फीट थी और उसकी जो विड्थ थी वो 16 फीट थी। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिसाइड की थी वो कंक्रीट 3000 psi का था और मेन स्टील 60,000 psi और स्टिरप्स एंड टाइज जो हैं कन्फाइनमेंट स्टील जिसे हम कहते हैं वो 40,000 psi का था। और जो सेक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉलम 12 बाय 12 का था और बीम भी हम आज जो है वो 12 बाय 12 की रख रहे हैं। रिवीजन के तौर पे बताता चलूँ कि सबसे पहले जब हमें कोई बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए मिलती है तो हम उसके अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चरल सिस्टम डिसाइड करते हैं कि हमने इसको किस तरह स्ट्रक्चरल सिस्टम इसका किस तरह रखना है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर रखना है या आरसीसी फ्रेम रखना है या किस तरह। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज है मॉडलिंग ऑफ द बिल्डिंग। मटेरियल डेफिनेशंस हम उसके अंदर करेंगे ई टैब्स के अंदर सबसे पहले मटेरियल्स डिफाइन करेंगे। उसके बाद सेक्शंस डिफाइन करेंगे विच इंक्लूड्स बीम्स कॉलम्स एंड स्लैब्स। उसके बाद हम फिजिकली बिल्डिंग को मॉडल करेंगे जिसके अंदर स्टेप 1 है मार्किंग ऑफ ग्रिड्स और दूसरा स्टेप है पुटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स एंड सेक्शंस इन प्लेस ऑलरेडी डिसाइडेड, जैसा कि हमने सोचा हुआ है स्ट्रक्चरल सिस्टम डिसाइड करते हुए कि हम यहाँ पे बीम्स और कॉलम्स रखेंगे। उसके बाद हम एनालिसिस रन करेंगे और अगर उसके अंदर हम जो चेक्स लगाते हैं वो हम सेटिस्फाई ना कर सके तो उसको हम रिपीट करेंगे और ये एक इटरेटिव प्रोसेस है। उसके बाद डिज़ाइनिंग ऑफ द सेक्शंस है, उसके अंदर भी अगर हमें कुछ चेक्स जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा वो हम सेटिस्फाई ना कर सके तो हम उसको जो है वो रिपीट करेंगे। ये भी एक इटरेटिव प्रोसेस है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है ऑटोकैड के ऊपर इसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स प्रोड्यूस करके क्लाइंट को देना या यूज़र को देना। उसके अंदर ये है कि आपको ऑटोकैड जो है वो हमने सिखा दिया है और बाकी ये है कि जब द लेआउट ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स जो है वो हम आपको इस सारे प्रोसेस के बाद बताएंगे। तो आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट। अभी जो मॉडलिंग के बाद सबसे पहला हमारा स्टेप है वो है एनालिसिस। तो एनालिसिस के अंदर व्हाट टू लुक फॉर इन एनालिसिस, एक्सेसिव डिफ्लेक्शंस इन बीम्स एंड स्लैब्स। बीम्स एंड स्लैब्स में अगर डिफ्लेक्शंस हैं तो उन्हें हमने कंट्रोल करना है और कैसे कंट्रोल करना है हम आगे जाके आपको बताएंगे। इफ डिफ्लेक्शंस आर क्रॉसिंग लिमिट्स रिवाइज द सेक्शंस। हम सेक्शन को रिवाइज करेंगे अगर हमारी डिफ्लेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर फॉर एग्जांपल बीम के अंदर ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ गई है तो नॉर्मली जो ठेकेदार वगैरह या बाकी लोग सोचते हैं वो ये है कि यार अगर ये ज़्यादा बैठ रही है तो इसमें इसका मतलब है कि स्टील कम है, तो स्टील को आप इसके अंदर जो है वो ज़्यादा कर दें तो ये कम बैठेगी। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप उसका सेक्शन जो है कंक्रीट की डेप्थ ज़्यादा करेंगे तो आपकी डिफ्लेक्शन कंट्रोल होगी। सेम गोज़ फॉर द स्लैब। अगर आपकी छत के अंदर डिफ्लेक्शन आ रही है या धमक आ रही है, मतलब ऊपर ऊपर अगर बंदा चल रहा है और नीचे धमक आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी स्लैब की थिकनेस कम है। तो आप उसका स्टील ज़्यादा नहीं करते बल्कि आप उसका जो है वो कंक्रीट सेक्शन या क्रॉस सेक्शन या जिसे आप कहते हैं कंक्रीट थिकनेस जो है उसको ज़्यादा करते हैं। ऑल्दो कि बनी हुई स्लैब को आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज़ जो है एक डिडक्शन निकाल सकते हैं कि इतनी बड़ी छत थी, मैंने इसकी थिकनेस 4 इंच रख दी है तो अभी इसके अंदर धमक आ रही है बंदों के चलने से, तो ये किस वजह से आ रही है और मैं इसका कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और फ्यूचर में मैं इसको जो है जब कोई छत डिज़ाइन करूँगा तो उसकी मैं थिकनेस ज़्यादा रखूँगा। ओके, डिफ्लेक्शंस इन बीम्स। Deflection in beams is of two types, intermediate and or short term deflections और एक है long term deflections which are resulting from creep and shrinkage of flexural members। ठीक है, इमीडिएट और जो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन है वो जब आप शटरिंग खोलते हैं अपनी बीम की तो वो तकरीबन 2-3 दिन में हो जाती है। होता है कभी आपने सुना होगा कि हमने छत की शटरिंग खोली या बीम की शटरिंग खोली तो वो पहले 2 दिन में ही सर क्रैक हो गई थी।
तो इसका मतलब है कि वो इमीडिएट या शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन में ही फेल थी, उसके डिज़ाइन में कोई शॉर्ट कमिंग थी या उसकी कंस्ट्रक्शन में। तो जो लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन है वो जो है तकरीबन आप कह लें कि मोर देन 5 years के बाद जो है वो आती है। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर लाइक ETABS एंड SAP 2000 give us short term deflection. Short term deflection has to be multiplied with a certain empirical factor to be converted into long term deflection. मतलब ACI 318/14 में, मतलब जो ACI कोड 2014 का है, उसके सेक्शन 24.2.4.1.1 में जो है वो फार्मूला दिया हुआ है एक एम्पिरिकल फैक्टर वाला, जिसके साथ अगर आप शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन को मल्टीप्लाई करें तो वो लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन में चेंज हो जाती है। तो जो एम्पिरिकल फैक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है, अगर आप फार्मूले में निकाल लें तो वो 2 निकलता है। मतलब कि जो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन डबल हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो द डिफ्लेक्शन इन बीम इज कंट्रोल्ड बाय इट्स डेप्थ, नॉट बाय स्टील रीइंफोर्समेंट एज नॉर्मली बिलीव्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। which means that by changing depth of beam we can control maximum deflection the beam gets। ठीक है, तो ये साथ एक आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये बीम की। तो इसके अंदर अगर हम इसकी डेप्थ चेंज करेंगे d, मतलब अगर 9/18 की बीम है तो अगर उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रही है तो हम अगर 9/21 की कर देंगे तो उसकी जो है वो होपफुली डिफ्लेक्शन कंट्रोल हो जाएगी। अगर वो नहीं तो हम बाद में 24 कर देंगे, 27 कर देंगे। ठीक है, उसके अंदर ये नहीं है कि आप उसकी जो है वो स्टील ज़्यादा कर दें। स्टील जो है दैट डिपेंड्स अपॉन लोड्स, जितना लोड ज़्यादा होगा उतना स्टील ज़्यादा आपका आएगा। डिफ्लेक्शन में उसका फ़र्क नहीं पड़ता। डिफ्लेक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय दिस डेप्थ ऑफ द बीम। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई स्लैब ऐसे 4 इंचज़ की और बीम की डेप्थ है से 15 इंचज़, तो 15 इंचज़ इंक्लूड्स द डेप्थ ऑफ स्लैब। ठीक है, 15 इंचज़ में से 4 इंच की अगर स्लैब आप लेते हैं तो जो बाकी लटक है उसकी, जो कि आपको बीम नज़र आएगी कमरे में या हॉल में, वो 11 इंचज़ की होगी। या अगर 6 इंचज़ की स्लैब है और आपकी बीम है 9/18 की, 9 इज़ विड्थ एंड 18 इज़ डेप्थ, तो 6 इंचज़ की स्लैब है और आपको जो बीम की लटक नज़र आएगी वो 12 इंचज़ की नज़र आएगी। ठीक है, ये लटक नहीं है 18 इंचज़, ये लटक जो है इसमें स्लैब की थिकनेस जो है वो शामिल है। अच्छा, अब डिफ्लेक्शन इन बीम्स, अगर आपकी डिफ्लेक्शन जो है वो, पहली बात तो ये आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा है या आपकी डिफ्लेक्शन कम है? जब आप एनालिसिस रन करते हैं किसी भी फ्रेम का या स्ट्रक्चर का, तो आप उसके अंदर देखते हैं कि आपकी जो है वो सबसे पहले डिफ्लेक्शंस किधर-किधर ज़्यादा है। तो आपको कैसे पता लगता है कि ये डिफ्लेक्शंस जो हैं ये आपकी लिमिट के अंदर हैं या नहीं हैं? ठीक है, उसके अंदर आप सबसे पहले ये देखें कि डिफ्लेक्शन इन बीम्स के लिए डिज़ाइन लिमिट्स हैं एसीआई कोड 9.3 में। 9.3.1 जो है वो बताता है आपको कि मिनिमम बीम डेप्थ क्या होनी चाहिए। मिनिमम बीम डेप्थ जो है वो आपको बताएगी कि आपकी डिफ्लेक्शन कंट्रोल हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपने उस लिमिट के अंदर रखी हुई है अपनी बीम, तो आपकी डिफ्लेक्शन जो है वो ऑलरेडी रेंज के अंदर आ जाएगी। अभी आगे चलते हैं, आपको बताते हैं नॉन pre-stressed beams not supporting or attached to partitions or other construction likely to be damaged by large deflections. Overall beam depth H shall satisfy the limits in table 9.3.1.1 जो कि नीचे लगा हुआ है, unless the calculated deflection limits of 9.3.2 are satisfied। तो 9.3.1.1 जो है वो ये कहता है कि सिंपली सपोर्टेड अगर आपकी बीम है, जैसे कि नहीं, हमारी ये तो, हम तो फ्रेम की बात कर रहे हैं। अगर सिंपली सपोर्टेड है तो उसके अंदर L/16 होना चाहिए। तो लेंथ इन इंचेस डिवाइडेड बाय 16 आप करें तो आपको वो बीम बता देगा। फॉर एग्जांपल जो है आप अगर 16 फुट की आपकी बीम है तो 16 फुट क्लियर स्पैन की, तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 12 करें और डिवाइडेड बाय 16 करें तो आपकी 12 इंच डेप्थ की बीम आपकी होनी चाहिए। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी डिफ्लेक्शन जो है वो विद इन द लिमिट आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको हम ग्राफिकली, मैंने थोड़ा सा आपके लिए बनाया है। बीम डिज़ाइन लिमिट्स, मिनिमम बीम डेप्थ जो 9.3.1 है वो ये कहता है कि सेटिस्फाई द लिमिट्स इन टेबल 9.3.1.1। ठीक है, जो कि लेफ्ट पे बना हुआ है, हमने पहले भी देखा है। ठीक है, ये वाला टेबल।
इसके बाद वो ये कहता है कि अगर ये नहीं तो अनलेस द कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन लिमिट्स ऑफ 9.3.2 आर सेटिस्फाइड। 9.3.2 क्या कहता है? 9.3.2 ये कहता है कि अगर इफ द बीम इज नॉट कंपोजिट सेटिस्फाई 9.3.1, ये वाला टेबल आप देख लें और इसके मुताबिक आप करें, आपकी डिफ्लेक्शन विद इन द लिमिट है। ठीक है। और कंपोजिट बीम क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था, अगर जब ये बीम और स्लैब जो है ये इकट्ठी कास्ट हो गई हैं तो ये कंपोजिट बीम हो गई है। ठीक है। एक बीम नॉर्मल है बगैर, जिसके ऊपर स्लैब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक अकेली बीम है जैसा कि हमारा पोर्टल फ्रेम है उसके अंदर, तो वो कंपोजिट बीम नहीं है। ठीक है। तो ये जो बीम बनी हुई है जो कि नॉर्मली हमारे घरों में या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में या इधर उधर होती हैं, तो ये जो है कंपोजिट बीम्स हैं। ठीक है। उसके बाद फॉर बीम्स विच कंबाइन विद स्लैब्स एंड बिकम कंपोजिट मेंबर्स, deflections shall be calculated in accordance with 24.2 and shall not exceed the limits in 24.2.2। ठीक है। मतलब ये कि अगर तो कंपोजिट बीम आपकी नहीं होती तो फिर तो आप इस 9.3.1.1 वाले टेबल को देखें। अगर वो कंपोजिट हो जाती है, ठीक है, तो फिर आपको जो है ये वाला टेबल देखना पड़ेगा। अच्छा, आई रिपीट, डिज़ाइन लिमिट्स मिनिमम बीम डेप्थ 9.3.1 है, वो ये कह रहा है कि सेटिस्फाई द लिमिट्स इन टेबल 9.3.1.1 जो कि लेफ्ट साइड पे है, मिनिमम डेप्थ ऑफ नॉन प्रीस टेस्ट बीम्स। अगर आप 9.3.2 को देखें तो अनलेस द कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन लिमिट्स ऑफ 9.3.2 आर सेटिस्फाइड, तो उसके अंदर वो आपको दो तरफ लेके जाता है। इफ़ द बीम इज़ नॉट कॉम्पोजिट सेटिस्फाई 9.3.1, जो कि वही टेबल की तरफ आपको ले जाता है कि आप नॉर्मल बीम जैसे कि हमारी पोर्टल फ्रेम में है उसको देखें। और फॉर बीम्स विच कंबाइन विद स्लैब्स एंड बिकम कंपोजिट मेंबर्स, डिफ्लेक्शन शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद 24.2 एंड शैल नॉट एक्सीड द लिमिट्स इन 24.2.2। अब ये वाला टेबल क्या कहता है? ये वाला टेबल ये कहता है कि फ्लैट रूफ्स और फ्लोर्स जो कि नॉट सपोर्टिंग और अटैच्ड टू नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लाइकली टू बी डैमेज्ड बाय लार्ज डिफ्लेक्शंस। अब ये एलिमेंट्स लाइकली टू बी डैमेज्ड बाय लार्ज डिफ्लेक्शंस क्या हैं? एलिमेंट्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी बीम है और उसके ऊपर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उसके अंदर कोई ग्लास वॉल है या ग्लास डोर है, तो अगर वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होती है तो ग्लास उतनी डिफ्लेक्शन नहीं लेता, लाइक 1 इंचज़ की या 0.75 इंचज़ की, तो वो ग्लास का जो डोर है या जो ग्लास वॉल है वो टूट जाएगी। ठीक है। तो उसके अंदर इसका मतलब है कि आपको जो डिफ्लेक्शन क्राइटेरियाज हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर ये कह रहा है फ्लैट रूफ्स और फ्लोर्स नॉट सपोर्टिंग और अटैच टू नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लाइकली टू बी डैमेज्ड बाय लार्ज रिफ्लेक्शन। ऐसी फ्लैट रूफ्स और फ्लोर्स जिसके अंदर इस तरह की कोई हमारे पास कैद नहीं है कि हमारे पास शीशे की ग्लास वॉल या ग्लास डोर लगा हुआ है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम L/180 और L/360 जो है इसको हम कंसिडर करेंगे अगर लेंथ इन इंचेस डिवाइडेड बाय 180। ठीक है। रूफ्स और फ्लोर सपोर्टिंग और अटैच टू नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स नीचे दूसरे रो में है। लाइकली टू बी डैमेज्ड बाय लार्ज डिफ्लेक्शंस के अंदर हम और स्ट्रिक्ट कर देते हैं क्राइटेरिया को और L/480 कर लेते हैं, और नॉट लाइकली टू बी डैमेज्ड बाय लार्ज डिफ्लेक्शंस L/240। तो नॉर्मली फील्ड में जो डिज़ाइनर्स हैं वो L/240 से एनीथिंग बिटवीन L/480 जो है वो ले लेते हैं। L/240 नॉर्मल जगहों पे जहाँ पे कोई ज़्यादा नाजुक सूरत हाल हो वहाँ पे L/480। तो हमारे लिए जो डिफ्लेक्शन लिमिट्स हैं वो आ गई हैं बीम्स के लिए, ये ऊपर वाली जो टेबल 9.3.1.1 है एशियाई कोड का, और स्लैब्स एंड फ्लोर्स के लिए जब आप बीम स्लैब्स एंड फ्लोर्स के साथ मिल जाती है तो फिर उसके अंदर हम बीम की डिफ्लेक्शन नहीं देखते बल्कि हम स्लैब की डिफ्लेक्शन देखते हैं, और स्लैब की डिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास शॉर्ट स्पैन डिवाइडेड बाय 240, मतलब अगर हम L/240 लेते हैं या हम L/480 360 या 180 जो भी लेते हैं। ठीक है। व्हाट टू लुक फॉर इन डिज़ाइन, जब हम डिफ्लेक्शन क्राइटेरियाज को मीट कर लेते हैं तो आगे हम डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर को, तो उसके अंदर हमने क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील लिमिट्स आर सेटिस्फाइड इन द मिनिमम रीइंफोर्समेंट रेशियो इज द लोएस्ट। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मिनिमम और मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील होता क्या है। द मिनिमम रीइंफोर्समेंट रेशियो इज द लोएस्ट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ स्टील दैट शुड बी एम्बेडेड इन स्ट्रक्चरल कंक्रीट एलिमेंट्स
to prevent premature failure after losing the tensile strength. The minimum reinforcement ratio controls the cracking of concrete members. कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आपको पता है कि 3000 psi या इस तरह है, लेकिन उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है जिसे हम कैलकुलेशंस में ज़ीरो लेते हैं, असल में वो भी कोई 550 टू 700 psi होती है। लेकिन क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि वो इतनी दिखाएगी, और वो क्योंकि एक कंपोजिट मटेरियल है और वो किसी भी टाइम किसी भी जगह से वीक हो सकता है और वो क्रैक हो सकता है टेंशन में, तो हम उसको ज़ीरो कंसिडर करते हैं एंड वी टेक इट एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर अस के जब टेंशन आएगी तो थोड़ी सी टेंशन कंक्रीट भी लेगा, लेकिन हम उसे कैलकुलेट नहीं करते, हम उस पर रिलाई नहीं करते, बैंक नहीं करते। ठीक है, तो एक मिनिमम रीइंफोर्समेंट रेशियो आपने देनी होती है कंक्रीट के अंदर, कि जिससे कम आप देंगे तो वो बगैर लोड के भी कंक्रीट जो है वो क्रैक हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। The maximum reinforcement ratio is the largest steel area that can be put into concrete members like columns and beams. In a reinforced concrete beam, the provision of extra reinforcement above the maximum reinforcement ratio would not be beneficial, since the concrete would get crushed before the full strength of steel is used. तो मैक्सिमम स्टील जो है वो उसकी दो हमें मुश्किलात पेश आती हैं अगर हम ज़्यादा स्टील डालते हैं। पहला तो ये कि ज़्यादा स्टील इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको कंक्रीट की बीम में लगता है कि स्टील ज़्यादा है और कंक्रीट कम है, कंक्रीट डालने की जगह नहीं मिल रही। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर जो भी है वो आपको शिकायत करता है कि इसके अंदर सर देखें कंक्रीट डालने की जगह नहीं है, बजरी नहीं अंदर जा रही है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो एक सेकेंडरी चीज़ है। जो पहली चीज़ है वो ये है कि जैसे बीम है, तो बीम के नीचे जो है वो टेंशन होती है और उसके अंदर हमने स्टील दिया होता है, और उसके ऊपर वाले हिस्से में जैसा कि आपने पढ़ा होगा पीआरसी 1 और 2 में कि उसके ऊपर वाले हिस्से में कंप्रेशन आ रही होती है कंक्रीट पे। ठीक है, तो बेसिकली या कंक्रीट फेल हो जाए तो बीम फेल हो जाती है, या स्टील फेल हो जाए तो फिर भी बीम फेल हो जाती है। तो वी वांट के कंक्रीट फेल ना हो और उससे पहले स्टील फेल हो जाए। ठीक है, तो वो हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि कंक्रीट जब क्रशिंग में फेल होता है तो वो अचानक होता है, मतलब आप अचानक अंदर बैठे होंगे और अचानक जो है वो छाती या बीम या कॉलम जो है वो फेल हो जाएगा और आपकी लाइफ को खतरा होगा। ठीक है, और लाइफ लॉस होने का खतरा है। जबकि स्टील में जब स्टील टेंशन में फेल होता है तो वो जो है पहले डक्टाइल होता है और वो जो है एक्सपैंड हो जाता है, अपनी प्लास्टिक लिमिट में चला जाता है, तो बीम कॉलम या स्लैब जो भी है वो पहले बैठती है, आपको नजर आती है कि बीम बैठ गई है या स्लैब बैठ गई है या कॉलम टेढ़ा हो गया है और उसमें क्रैक भी हो गया है और ये जो है इसमें कोई खतरे वाली बात है, तो आप एक सेफ्टी मेजर के तौर पे जो है वो बिल्डिंग को क्विट करते हैं और वो आपको एक वार्निंग दे देता है। तो बेसिकली स्टील जो है वो फेल होने से पहले आपको वार्निंग देता है टेंशन में। तो कंप्रेशन में जब कंक्रीट फेल होता है तो वो आपको वार्निंग नहीं देता। तो इसके अंदर बेसिकली ये है कि आप ये चाहते हैं कि कंक्रीट जो है वो मजबूत हो और स्टील थोड़ा सा वीकर साइड पे हो, कि पहले जो है वो स्टील आपका फेल हो ताकि आपको एक जो है वो वार्निंग मिल जाए फेलियर से पहले और आप वहां से निकल जाएं। तो वो जो लिमिट है जिससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे, बेसिकली इसमें ये होता है कि एक बैलेंस स्टील रेशियो होता है, रो बी उसे कहते हैं। रो बी में ये होता है कि ये उतना स्टील होता है कि जितना स्टील अगर आप डालें तो कंक्रीट और स्टील जो है वो बीम में इकट्ठे फेल हो जाएंगे। तो आप टू बी ऑन सेफर साइड 0.85 या 0.9 ऑफ रो बैलेंस जो है उसे अपना मैक्सिमम स्टील जो है वो कंसिडर कर लेते हैं और उससे ज़्यादा स्टील नहीं डालते, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा स्टील डालेंगे तो वो कंक्रीट पहले फेल होगा और स्टील बाद में फेल होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम स्टील है। The collapse of concrete structure is sudden and does not show any signs before failure. The maximum reinforcement ratio ensures concrete members' economy and provides safety against brittle failure of concrete. Finally, the required reinforcement area of the designed concrete member should not exceed the maximum reinforcement ratio and should be less than the minimum reinforcement ratio. Therefore, the design member should be checked for this requirement. ठीक है, shear steel is within the limits and not causing congestion. ये भी हमने डिजाइन में देखना होता है। और तीसरा ये है कि none of the member is over stressed। ठीक है, अब जैसे बीम्स हैं, बीम्स के अंदर आपको मिनिमम स्टील भी एक जो है जो आता है आपकी बीम में वो आपको सॉफ्टवेयर दिखाएगा।
हाँ, मैक्सिमम स्टील से जब स्टील ऊपर निकलेगा तो वो बीम को ओवर टेस्ट कर देगा कि इससे ज़्यादा स्टील भी नहीं डाल सकते, और ये ओवर टेस्ट हो गई है तो आप सेक्शन इसका रिवाइज करें। कॉलम में आपको स्टील हमेशा वो 1% से 8% जो कि उसकी लिमिट है उसके अंदर दिखाएगा, और 8% से ऊपर अगर हो गया तो ओएस कर देगा, और अगर 1% से कम भी आ रहा होगा तो वो आपको 1% दिखाएगा। 1% मीन्स कि हमें एक दफ़ा कॉलम को थोड़ा सा छोटा करके देखना चाहिए कि क्या इस 18x18 कोई ऐसी जगह जहाँ पे हमें 15x15 का कॉलम चाहिए, वहाँ पे अगर हम 18x18 या 21x21 का भी लगा देंगे तो हमें 1% स्टील दिखाएगा सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स कि इससे छोटा कॉलम भी हमें ट्राई करना चाहिए। अगर हम उसके अंदर दोबारा 18x18 लगा लेते हैं, या हम फिर भी वो 1% देगा, फिर हम 15x15 लगाएंगे, फिर वो देगा 1 पॉइंट से 1.27% दे दिया उसने, एनीथिंग अबव 1%। तो जब वो देगा तो हमें पता लग जाएगा कि हम अपने इकोनॉमिकल कॉलम पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, फिर हमने कॉलम रिवाइज नहीं करना और हमने वही कॉलम रखना है जो कि हमारा आगे है। ये एक टिपिकल बीम है, और इसके अंदर जो रेड रंग का स्टील आपको नज़र आ रहा है वो इसकी ऊपर वाला जो है वो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार्स हैं, नेगेटिव स्टील, और जो नीचे है वो है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार्स बार्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जैसे हम कहते हैं। और साथ आपको ये शेयर रीइंफोर्समेंट बार्स नज़र आ रही हैं, स्टिरअप्स और हुप्स इन्हें आप कहते हैं। ये शेयर को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। व्हाट टू लुक फॉर इन डिज़ाइन, लॉन्गिट्यूडनल स्टील इन बीम्स हमने देखना है, और हमने कन्फाइनमेंट स्टील देखना है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल बार्स और कन्फाइनमेंट बार्स। ठीक है, द मिनिमम रीइंफोर्समेंट जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टील में वो हमने देखनी है। मिनिमम रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इवन इफ द कंक्रीट कैन रेजिस्ट द टेंशन इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रैकिंग। ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड रीइंफोर्समेंट इन बीम्स जो है वो है 200 BWD ओवर FY, और साथ उसका एक और फार्मूला लिखा हुआ है, इसे हम अप्लाई करेंगे। और मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट ये है कि हम उसका फार्मूला नहीं देखते, हम सॉफ्टवेयर से मदद लेंगे, और सॉफ्टवेयर विल शो अस ओवर स्ट्रेस्ड, OS लिखा हुआ होगा उस बीम के ऊपर। ठीक है, कन्फाइनमेंट स्टील की तरफ आते हैं। स्टिरअप शुड बी प्लेस्ड एट क्लोजर इंटरवल फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट टू द पॉइंट वेयर मैक्सिमम स्पेस्ड स्टिरअप्स आर एडिक्वेट। ठीक है, स्टिरअप्स जो हैं वो हम बेसिकली जब हमें सॉफ्टवेयर से आउटपुट मिलेगी तो हम उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर स्पेसिंग क्या आ रही है और बार नंबर कौन सी है। ठीक है, तो दूसरा इसके अंदर बताने वाली चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल यूडीएल है आपकी बीम के ऊपर, जैसे ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर एसएफडी जो बनी हुई है, इसके अंदर आप देखें कि कोनों के ऊपर जो है वो ज़्यादा शेयर है, और सेंटर जो है इसमें कम है। तो अगर हम बीम को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करें, L/3, L/3 और L/3, मतलब L/3 लेफ्ट वाला, L/3 सेंटर वाला और L/3 राइट वाला। तो जो सपोर्ट्स हैं उसके पास ज़्यादा शेयर है, और दरमियान वाले L/3 में जो है वो कम शेयर है। तो जो हम स्टिरअप्स डालते हैं हम इकोनॉमी के लिए जो है वो ये करते हैं कि बीम के जो कॉर्नर्स वाले L/3 हैं, राइट वाला L/3 और लेफ्ट वाला L/3, इसके अंदर हम स्पेसिंग क्लोज रखते हैं ताकि हम ज़्यादा शेयर को रेजिस्ट कर सकें। और सेंटर वाले एरिया में हमारे पास शेयर कम है तो हम उसके अंदर स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि कम स्टील यूज़ हो, और कम शेयर आ रही है तो कम शेयर कंट्रोल हो। सिमिलरली आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें, आपको कैंटिलीवर बीम नज़र आ रही है, तो उसके अंदर आप देखें शेयर फोर्स डायग्राम, तो सपोर्ट के पास जहाँ पे कैंटिलीवर है वहाँ पे शेयर बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप आगे आते जाते हैं तो आप उसके अंदर जो है वो हमारी शेयर रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग या रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती जाती है और स्पेसिंग ज़्यादा होती जाती है। तो आप अगर आपके पास कैंटिलीवर बीम है तो आप इसके अंदर जो है आप देखें कि से 2 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं। आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पहले वाले पार्ट के अंदर एक और स्पेसिंग दे दें और अगले वाले में और दे दें। ये अगर आप मज़ीद इकोनॉमी चाहते हैं तो आप जो है वो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहले हिस्से में और स्पेसिंग, अगले में और खुली, और सबसे आखिर वाले में और ज़्यादा खुली रख लें, तो आपकी और ज़्यादा इकोनॉमी अचीव हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ये है कि ACI 318
ACA कोड 2014 में 9.7.6.2.2 में डिटरमिन किया हुआ है कि मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन स्टिरप्स विल बी अ मिनिमम ऑफ 24 इंचेस या D/2 और एज कैलकुलेटेड बाय हैंड और बाय सॉफ्टवेयर। ठीक है, या आप फार्मूले से कैलकुलेट कर लें। कभी कभार ये होता है कि शेयर इतना कम आ रहा होता है कि आपकी फार्मूले से या हैंड से या सॉफ्टवेयर से आप जब कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाती है से 30 इंचेस, नंबर 3 बार एट 30 इंचेस। ठीक है, लेकिन वो कहता है अभी 30 इंचेस आ गई है तो 30 इंचेस नहीं डाल लेनी, उसके अंदर या 24 इंच या D/2 जो भी कम है। मतलब अगर 48 इंचेस की बीम है आपकी, डीप बहुत बड़ी बीम है, तो D/2 इज 24 इंचेस, तो फिर आप 24 डालेंगे चाहे आपका 36 ही क्यों ना आ रहा हो। ठीक है, और अगर आपका डी जो है वो है से 18 इंचेस, ठीक है, तो D/2 मतलब 9 इंचेस से कम स्पेसिंग पे आपने नहीं डालनी। तो आपके पास तीन चीज़ें हैं, 24 इंच, D/2 और जो भी आपको सॉफ्टवेयर या बाय हैंड आपको कैलकुलेशन पे स्टिरअप की स्पेसिंग आ रही है। इन तीनों में से जो सबसे कम है, जो सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव है, उसे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये एक टिपिकल कॉलम है जो मुझे क्लास में अंदाज़ा हुआ कि आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे कि कुछ लोगों को यही नहीं अभी तक क्लियर कि कॉलम क्या है। तो कॉलम वो एलिमेंट है जो बीम से लोड लेके तो ज़मीन तक, फाउंडेशन तक जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है। ये राइट साइड के ऊपर आपको कॉलम नज़र आ रहा है, इसमें डबल स्टिरप्स डली हुई हैं, एक बायर वाली बार्स के साथ स्क्वायर में, और एक अंदर एक डायगोनल स्टिरप डली हुई है। ठीक है, और इसके अंदर ये कॉलम नीचे जाके तो वो एल शेप में फाउंडेशन की रीइंफोर्समेंट के साथ जो है वो अटैच हो रहा है। ठीक है, और ये जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल बार्स जिसे हम कहते हैं, ये वो लंबी बार्स हैं जो कि ज़मीन से बाहर आ रही हैं। जो लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें, जो ये सॉफ्टवेयर में बनी हुई डायग्राम है, इसके अंदर जो सबसे ऊपर बार्स निकल रही हैं 4, ये लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है। और स्टिरप्स जो हैं वो उसके अंदर जो रिंग्स या हुप्स टाइप आपको लग रहे हैं, टाइज, सॉरी, वो टाइज हैं और वो शेयर को रेजिस्ट कर रही होती हैं। कॉलम में भी इस तरह ही होता है कि फर्स्ट 1/3 में और लास्ट 1/3 में, L/3 ऑफ द क्लियर लेंथ ऑफ द कॉलम, आप स्टिरप्स की स्पेसिंग क्लोज क्लोज रखते हैं, क्योंकि बीम कॉलम जॉइंट पे या इस तरह के जॉइंट्स पे सपोर्ट्स के करीब जो है वो शेयर ज़्यादा होता है, दरमियान में शेयर की आपकी रिक्वायरमेंट कम होती है, तो आप उधर स्पेसिंग ज़्यादा कर देते हैं। नॉर्मली लोग ये करते हैं कि जो फर्स्ट L/3 और लास्ट L/3 है उसमें जो भी स्पेसिंग है उसका डबल जो है वो होता है सेंटर L/3 में, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ये लोग वैसे ही फील्ड में फॉलो करते हैं। व्हाट टू लुक फॉर इन डिज़ाइन फॉर कॉलम्स। ठीक है, कॉलम के अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टील में मिनिमम रीइंफोर्समेंट जो है वो 1% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम, जिसकी एग्जांपल ये है कि आप अगर 12/12 का कॉलम है तो उसके अंदर 12/12 इज 144 और उसका 1% जो है वो 1.44 स्क्वायर इंच है। तो अगर एक आपका कॉलम है उसके अंदर आपने 12/12 इंच, अगर आपका कॉलम है 12/12 इंच का, तो उसमें आपने मिनिमम 1.44 स्क्वायर इंच पूरे करने हैं। और बाकी भी उसकी डिटेलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। डिटेलिंग रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि फिजिकली आपने स्टील कैसे प्लेस करना है कॉलम में, उसकी बाकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको आगे चल के बताएंगे। और मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट इसकी जो लिमिट है वो 8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम है। ठीक है, अगर आपका 12/12 इंच का कॉलम है तो उसका एरिया बना 144 स्क्वायर इंच और उसका 8% बना 11.42 स्क्वायर इंच। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टील है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ऑन द फील्ड जो है वो लाइक 2% से क्रॉस नहीं करते, क्योंकि जब आप 2% से क्रॉस करते हैं तो आपको लोग कहना शुरू कर देते हैं, या बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर या यूज़र, कि आपने बहुत ज़्यादा स्टील डाल दी है। जबकि आप कॉलम को अगर 3 इंच बड़ा कर दें तो उस पे शायद आपको कोई लोग ज़्यादा बातें ना करें, लेकिन इसके अंदर आप जब स्टील ज़्यादा कर देते हैं तो एक नॉर्मल मिसकंसेप्शन है कि स्टील बहुत ज़्यादा है और बहुत महंगा है, तो ये आपने अनइकोनॉमिकल डिज़ाइन कर दिया है, तो लोग आपसे डिज़ाइन रिवीजन डिमांड कर लेते हैं। Practically, we should avoid giving more than 2% of steel because it causes congestion, especially at places where labs are given. अब labs क्या हैं? जो बार है आपकी स्टील बार वो 40 फीट की आती है फैक्ट्री से। ठीक है, अनलेस कि आप कस्टम ऑर्डर करें। ठीक है, 40 फीट की जो बार है, जब वो कहीं पे भी आप उसे काट पीट के लगाते हैं फील्ड में, तो उसके अंदर जहाँ पे आपकी वो बार ख़त्म हो जाती है, तो आपने उस बार को, अगर कंटिन्यूएशन में आप जा रहे हैं कॉलम में, ठीक है, तो आपने उसको एक लैप देना होता है। ये नहीं होता कि एक बार एक जगह ख़त्म हुई तो उसके आगे एल्फी से दूसरी बार जोड़ी और आप आगे चल पड़े, नहीं।
आपने उसको एक ओवरलैप देना होता है जिसे कहते हैं लैप लेंथ। उसके अलावा फार्मूलाज हैं 38 dB, 42 dB मुख्तलिफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के लिए और मुख्तलिफ बार डायाज के लिए। तो उसका एक टेबल है, वो मैं आपको किसी वक्त शेयर कर दूंगा। तो कन्फाइनमेंट स्टील जो है उसके बारे में ये है कि टाइज शुड बी प्लेस्ड एट क्लोजर इंटरवल्स फ्रॉम फेस ऑफ द सपोर्ट टू द पॉइंट वेयर मैक्सिमम स्पेस स्टिरअप्स आर एडिक्वेट। ठीक है, तो क्लियर स्पेसिंग मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 4/3 ऑफ डी एग्रीगेट। डी एग्रीगेट ये है कि अगर आपका एग्रीगेट 1 इंच का है, आपकी बजरी 1 इंच की है, तो आपने 4/3 ऑफ 1 मतलब 1.33 बनता है। आपने कम से कम 1.33 इंच का क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द स्टिरप्स रखना है, ताकि आपका बजरी और कंक्रीट और ये सारी चीज़ें उसके अंदर चली जाएं। द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग शुड नॉट एक्सीड द मिनिमम ऑफ 16 डाई ऑफ बार ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। 16 dB मीन्स कि लॉन्गिट्यूडनल बार का जो डाया है उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दें। लाइक अगर आपकी डाया ऑफ बार जो है वो है 1 इंच, ठीक है, नंबर 8 बार का डाया 1 इंच होता है। अगर नंबर 8 बार है तो 16 इंचेस से जो है आपने कम नहीं करनी, सॉरी ज़्यादा नहीं करनी अपनी स्पेसिंग। आपकी स्पेसिंग 16 इंचेस से कम होनी चाहिए किसी भी जगह पे। और लॉन्गिट्यूडनल बार जो डायमीटर है वो सॉरी, और जो टाई बार है, फॉर एग्जांपल आपकी नंबर 3 बार है, ठीक है, तो अगर आप नंबर 3 बार की स्टिरअप यूज कर रहे हैं तो 48 इंटू 3/8, ठीक है, मतलब 18 इंचेस बनता है ये। तो 18 इंचेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और द स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ द कॉलम, अगर कॉलम आपका से 12x12 का है तो 12 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि से हमारा 12x12 का कॉलम है, तो अगर हम ये आखिरी वाला जो सेंटेंस है इसको देखें और उसमें नंबर 8 बार्स हैं, तो 16 इंचेस, 18 इंचेस और 12 इंचेस, इनमें से जो मिनिमम है वो आप रखेंगे उसकी टाइज की स्पेसिंग, या अगर आपका फॉर्मूला इससे कम दे देता है फिर आप वो रखेंगे, ठीक है। थैंक यू। अभी हम चलते हैं ई टैब्स वर्जन 17 की तरफ और वहाँ पे जाके सब कुछ मॉडल करते हैं और इसको देखते हैं। ओके जेंटलमैन, अभी हमने ई टैब्स वर्जन 17 खोल लिया। ये आपके सामने इस तरह खुला हुआ होगा। फाइल में जाके आप न्यू मॉडल करें, आपके पास आएगा जो भी आया आप इसे कहें ओके, और इसके बाद वो आपसे ग्रिड स्पेसिंग वगैरह पूछेगा जिसे हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो आप इसे कहें कि हमें ब्लैंक एक जो है वो टेम्पलेट दे दे। ये भी आपका एक ई टैब्स खुल गया, इसकी 3 जो है वो विंडोज़ खुल गई हैं, मॉडल एक्सप्लोरर, प्लान व्यू और 3D व्यू। हम ये मॉडल एक्सप्लोरर को ऑफ कर देते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने डिफ़ाइन करने हैं मटेरियल्स और सेक्शंस, ठीक है। आप डिफ़ाइन करें, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसमें ये पहले के मटेरियल पड़े हुए हैं प्री डिफाइंड, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसमें से हमें सिर्फ ये ग्रेड 60 वाला स्टील चाहिए, ठीक है। हमने ऐड न्यू मटेरियल को क्लिक किया, रीजन यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हम एसीए कोड को या अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। मटेरियल टाइप जो है हम करेंगे कंक्रीट कस्टमरी, और इसमें जाके 3000 psi जो है इसको ओके कर देंगे। अब मटेरियल नेम 3000 psi हो गया, और इसके बाद हम ये इसका बाकी डाटा देखेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मैंने आपको फार्मूला बताया था एक दिन, 57,000 अंडर रूट एफ प्राइम सी, ठीक है। ये सारा डाटा ठीक है और इसे आप कर दें ओके। तो 3000 psi जो है वो आपका ऐड हो गया। ऐड न्यू मटेरियल में दोबारा जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स कंक्रीट में स्टील की बजाय आप जाएं रीबार में, और ASTM A615 और ग्रेड 60 की बजाय ग्रेड 40 डिफाइन करें। ये भी हमें चाहिए फॉर कन्फाइनमेंट बार्स। और उसके बाद ये इसका जो डाटा है ये प्री डिफाइंड है। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको देखा देखा लग रहा होगा, ये 29,000 KSI जो है वो नॉर्मली आपको स्टील स्ट्रक्चर्स के सवालों में मिला हुआ होता है, और इसे आप ओके कर दें। तो हमारे पास 3000 PSI का कंक्रीट, 40 ग्रेड 40 का स्टील और ग्रेड 60 का स्टील आ गया, ठीक है। इसे ओके कर दें। उसके बाद आप जाएं डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में, आगे जाएं फ्रेम सेक्शंस में, और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें आप
जो है सेलेक्ट करें, कंट्रोल दबा के सारों को सेलेक्ट करें और इसे डिलीट सेलेक्टेड फ्रेम सेक्शंस कर दें। इधर पे क्लिक करके आप कंट्रोल दबा के सारों को सेलेक्ट कर लें और ये कन्फ्यूजन को वैसे ही दूर करने के लिए हमें डिलीट कर लेने चाहिए। बहरहाल ये एक टीडियस काम है। यहाँ पे आप अगर डिलीट और एंटर दबाते जाएं तो ये सारे आपके सेक्शंस जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, बहरहाल इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टीज नहीं है आपने करना, हमने करना है ऐड न्यू प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम ऐड न्यू प्रॉपर्टी करेंगे। कंक्रीट रेक्टेंगुलर हमने कॉलम डालना है, सॉरी बीम एंड कॉलम डालने हैं। तो ये कंक्रीट का जो ये हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन बना हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक नया फॉर्म खुल जाएगा। इसके अंदर हम पहले डिफाइन करना चाहेंगे अपना कॉलम। तो हम इस इधर पहले लिखेंगे COL 12x12। अभी हमने सिर्फ उसका नाम रखा है, उसे ये नहीं पता लगा कि ये कॉलम है। मटेरियल में हम जाएंगे और लिखेंगे 3000 PSI मटेरियल जिससे कॉलम बना हुआ होगा। सेक्शन शेप रेक्टेंगुलर कॉलम होगा और अभी हम इसे बताएंगे कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं। इसकी डायमेंशंस हैं 12x12। यहाँ पे ये राइट साइड पे आपके एक कॉलम बना हुआ आ जाएगा। अब ये कॉलम है या बीम है, इसका जो निशानी है वो ये है कि कॉलम के अंदर हमें ये स्टील नज़र आ रहा होता है। अगर ये स्टील नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये हमने इसे एज बीम जो है वो मॉडल कर रहे हैं। ठीक है, ये मॉडिफाई शो रीबार एक है ये बटन राइट साइड पे, अगर इसको हम दबाएंगे तो ये हमारे पास एक और फॉर्म खुल जाएगा। डिज़ाइन टाइप हमने उसे बताना है कि पी जो है इसका मतलब एक्सियल लोड और M2 और M3 मतलब बाई एक्सियल बेंडिंग के अंदर हम इसको डिज़ाइन करते हैं। कॉलम में दोनों तरफ से लोड आ सकता है। अगर एक कॉलम कहीं पे लगा हुआ है तो उसके राइट और लेफ्ट से भी मूवमेंट आ सकती है और फ्रंट और बैक से भी आ सकती है। इसका मतलब है कि ये M2 और M3 उसे कहते हैं, दोनों एक्सिस पे मूवमेंट आ रही है, बाई एक्सियल बेंडिंग हो रही है, तो उसके लिए हम कॉलम डिज़ाइन करते हैं। ये हमने इसे कहा है कि हम कॉलम डिज़ाइन करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो हैं वो हम ग्रेड 60 रख रहे हैं और कन्फाइनमेंट बार्स जो कि टाइज हैं वो हम रख रहे हैं ग्रेड 40 की। ग्रेड 40 क्यों इस्तेमाल करते हैं? ग्रेड 40 इज मोर डक्टाइल एंड इट गिव्स यू एम्पल वार्निंग बिफोर फिलिंग। तो वैसे भी इसके क्योंकि हमने रिंग बनाने होते हैं, वो डक्टाइल है तो उसके अंदर रिंग बनाने में आसानी होती है। ग्रेड 60 के रिंग्स बनाना ज़रा मुश्किल होता है, वो क्रैक कर जाता है। और नंबर 3 ये कि आपकी जो shear reinforcement है उसकी डिमांड थोड़ी कम होती है। अगर आप ग्रेड 40 की स्टिरप्स डाल रहे हैं लाइक 6 इंचेस पे, तो अगर आप ग्रेड 60 करेंगे तो वो जो है 9 या 12 इंच पे चला जाएगा, जो कि आपके बाकी क्राइटेरियाज जो हैं वो आपको लिमिट करना शुरू कर देंगे और वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, और आप उसे बता रहे हैं कि कन्फाइनमेंट बार्स जो हैं वो हमारी टाइज हैं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट कन्फिग्रेशन जो है वो रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर है हमारा, क्योंकि कॉलम रेक्टेंगुलर है तो हम जो है वो रेक्टेंगुलर रीइंफोर्समेंट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ये राइट साइड पे लिखा हुआ है चेक डिज़ाइन रीइंफोर्समेंट टू बी चेक्ड या रीइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइंड। हम अभी रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन हम उसे एक अपना इरादा देंगे या अपना एक इंटेंट देंगे कि हम इसके अंदर किस तरह स्टील डालना चाहेंगे बाद में, ताकि वो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे कॉलम को डिज़ाइन करें। क्लियर कलर फॉर कन्फाइनमेंट बार्स इज़ 1.5 इंचेस, जो कि एक स्टैंडर्ड है। Number of longitudinal bars along three direction face is 2 और number of longitudinal bars along two direction face is 2। longitudinal bar size and area मतलब हम कौन सी बार इस्तेमाल करना चाहेंगे, हम नंबर 6 करना चाहेंगे। कॉर्नर बार साइज एंड एरिया भी नंबर 6 है, ये चीज़ हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कन्फाइनमेंट बार्स जो हैं वो हम नंबर 4 या नंबर 3 या वटेवर इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर एक छोटा सा जो थंब रूल है वो ये है कि अगर आप मेन बार अपनी नंबर 11 यूज़ कर रहे हैं या उससे कम यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो कन्फाइनमेंट बार नंबर 3 रख सकते हैं, या एज पर योर कैलकुलेशन या कंफर्ट या इकोनॉमी। अगर 11 से ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो फिर पर फोर्स आपको जो है वो नंबर 4 बार यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, पर फिलहाल हमारा कॉलम जो है वो उसमें हम नंबर 6 बार यूज़ कर रहे हैं और कम लोड्स हैं तो हम नंबर 3 यूज़ करेंगे।
और लॉन्गिट्यूडनल स्पेसिंग ऑफ कन्फाइनमेंट बार्स अलॉन्ग एक्सिस 1 मतलब जी एक्सिस पे थ्रू द हाइट हम 6 इंचेस करेंगे, और नंबर ऑफ कन्फाइनमेंट बार्स इन डायरेक्शन 3 हम 2 करेंगे, नंबर ऑफ कन्फाइनमेंट बार्स इन 2 डायरेक्शन ये भी हम 2 करेंगे एज डिस्कस्ड इन द क्लास। ठीक है, और इसको ओके कर दें। तो ये आपका एक कॉलम डिफाइन हो गया विद 4 नंबर 6 बार्स। और ये हमने एक प्रपोज किया है अभी सिर्फ सॉफ्टवेयर को कि हम नंबर 6 बार्स 4 नंबर 6 बार यूज करेंगे। बाद में सॉफ्टवेयर इसको ओवरराइड कर देगा अगर हम इसे जो है वो जब वो डिज़ाइन करेगा तो वो इसे ओवरराइड कर देगा जब उसकी कैलकुलेशंस का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसे आप ओके कर दें। फिर आप करें ऐड न्यू प्रॉपर्टी। अब हम बीम डिफाइन करेंगे, उसी तरह जाएं ये कंक्रीट वाले रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसमें जाके इधर लिखें B12/12 और उसको उसी तरह बताएंगे कौन से मटेरियल की बनी होगी, 3000 PSI की बनी होगी और बीम का साइज होगा 12/12। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ आ रहा है लेकिन आपको पता लग रहा है कि ये हमने इसे भी ये नहीं बताया कि ये बीम है या कॉलम है, बाय डिफ़ॉल्ट ये उसे कॉलम ले रहा है। हम यही इसी मॉडिफाई शो रीबार वाले बटन में जाएंगे और इसमें जाके उसे कहेंगे कि हम ये M3 डिज़ाइन मतलब ओनली बीम सिंगल एक्सिस बेंडिंग जो कि ग्रेविटी के वजह से होगी वो करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल बार्स ग्रेड 60 और कन्फाइनमेंट बार्स जो हैं हम ग्रेड 40 लगाएंगे, और कवर टू लॉन्गिट्यूडनल रीबार ग्रुप जो उसने बताया हुआ है वो 1.5 इंच होगा टॉप बार्स के लिए, और बॉटम बार्स के लिए भी 1.5 इंच होगा। ठीक है, इसके बाद आप इसे कर दें ओके। तो ये आपकी एक बीम 12/12 की डिफाइन हो गई है। ओके कर दें। ओके, अब हमारे मटेरियल्स और हमारी जो है वो सेक्शंस जो हैं वो डिफाइन हो गए। अभी हम जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है इसके अंदर लोड पैटर्न्स डिस्कस करेंगे कि हम कौन से टाइप ऑफ लोड्स इसके अंदर यूज कर रहे हैं। डेड जो है एक लोड है और टाइप भी वो डेड की तरह ट्रीट होगा, और सेल्फ वेट मल्टीप्लायर उसके साथ 1 है, मतलब कि डेड लोड के अंदर ही वो सेल्फ वेट भी ऐड कर लेगा। आपको अलहदा कैलकुलेट करके डेड वेट ऑफ बीम या कॉलम या स्लैब नहीं डालना, वो ये सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट करेगा। और लाइव लोड जो है वो भी एक होगा और उसके अंदर जो है इट विल बी डेल्ट एज लाइव लोड, लेकिन इसके अंदर सेल्फ वेट मल्टीप्लायर नहीं होगा, वो जीरो होगा, वो सिर्फ डेड में 1 होगा। ठीक है, और ये 2 टाइप्स ऑफ लोड्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं। फिर हम दोबारा डिफाइन में जाएंगे और उसे बताएंगे कि कौन से लोड कॉम्बिनेशंस हैं जिसे हम जो है वो यूज करेंगे बिल्डिंग डिजाइन करते हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, उसके अंदर डेड लोड तो है उसका, जिसके अंदर सेल्फ लोड भी शामिल है, और उसके ऊपर जो टाइलें वगैरह या रूफ ट्रीटमेंट या जो फर्नीचर बेड या पंखे वगैरह लटक रहे हैं उन सारों का डेड लोड भी है। तो लेकिन जब लोग उसके अंदर जाके बैठेंगे तो वो लाइव लोड भी उसके अंदर ऐड हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्डिंग या डेड के लिए डिज़ाइन करेंगे या लाइव के लिए करेंगे, आप डेड और लाइव के लिए भी करेंगे। और फिर उसका जो मज़ीद आगे एक अल्टीमेट लोड जो कि आ सकता है 1.2 डेड और प्लस 1.6 लाइव, उसके लिए भी डिज़ाइन करेंगे जिसको हम कहते हैं अल्टीमेट लोड कॉम्बिनेशन। ये 2 लोड कॉम्बिनेशंस भी हमने इन्हें बताने हैं। इसके अंदर जाएंगे आप तो ऐड न्यू कॉम्बो में जाएंगे, कॉम्बो 1 में लिखें आप, इसकी जगह इसका नाम रखें सर्विस लोड, और इसके अंदर बताएं डेड 1 है और उसके बाद लाइव 1 है। ठीक है, डेड 1 प्लस लाइव 1। ओके, दोबारा ऐड न्यू कॉम्बो करें, इसके अंदर लिखें अल्टीमेट लोड। इसके अंदर डेड जो है वो 1.2 है और लाइव जो है वो है 1.6। ठीक है, ओके कर लें। दोबारा इन्हें वैसी सर्विस लोड को आप मॉडिफाई शो कॉम्बो कर लें इसको वैसे ही देखने के लिए, डेड एंड लाइव। ओके, अल्टीमेट लोड है डेड 1.2 एंड लाइव 1.6। ओके, ये हमारा लोड भी हो गया। अभी हम इसके लिए जो है अपने ग्रिड्स मार्क करेंगे। राइट क्लिक करें और इसके अंदर जाएं ऐड मॉडिफाई ग्रिड्स में, और इसके अंदर बेसिकली ये उसने स्टोरी डाटा आपको पहले से दिया हुआ है।
ठीक है, स्टोरी डाटा में बेस है और स्टोरी 1 है, स्टोरी 2, स्टोरी 3 और स्टोरी 4, ये उसने डिफ़ॉल्ट ली हुई हैं। हम ये राइट साइड पे एक मॉडिफाई शो स्टोरी डाटा का बटन है, इसको दबाएँ तो इसके अंदर सारी स्टोरीज़ चली गई हैं। हर स्टोरी की हाइट 12 फीट इसने लिखी हुई है, बेस 0 पे है। पहली स्टोरी 12 फीट पे, दूसरी 24, तीसरी 36 पे और चौथी 48 पे, ठीक है? और इसके अंदर हम जो है स्टोरी 4 को राइट क्लिक करते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं। स्टोरी 3 को भी हम डिलीट कर देते हैं। स्टोरी 2 को भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारा पोर्टल फ्रेम जो है वो सिंगल स्टोरी है, तो हम इसे स्टोरी 1 को इधर ही रहने देंगे, ठीक है? तो अभी हम जब स्टोरी डाटा में देखेंगे तो बेस होगी और एक स्टोरी 1 होगी। ये नीचे इसके लिखा हुआ है ग्रिड सिस्टम्स G1। ग्रिड सिस्टम एक ये है कि हम ग्रिड सिस्टम उसने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, हम उसे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है? अब हमने एक्स ग्रिड पे फॉर एग्जांपल 2 ग्रिड ऐड करने हैं। पहला होगा लाइक ए, दूसरे को हम कहेंगे बी। पहला 0 पे है, दूसरा हमारा 15 फीट पे। ये जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स हैं ये सेंटर लाइन पे काम करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अगर हमारा 12 बाय 12 का कॉलम है और टोटल जो विड्थ ऑफ आवर पोर्टल फ्रेम है वो 16 फीट है, तो अगर आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालें कॉलम का तो 15 फीट बनता है, ठीक है? तो एक्स ग्रिड पे हमने ये बना लिया। वाई ग्रिड पे हम एक ही ऐड करेंगे विच विल बी ग्रिड 1 जो कि 0 पे होगा। और इसके बाद आप इधर देखें ये ऊपर एक ग्रिड का टॉप व्यू आपको दिखा रहा है। इसके अंदर आपने जो है जाके बाद में बनाना है अपना पोर्टल फ्रेम। ओके, इसको भी ओके कर दें। तो ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर स्टोरी है, राइट साइड वाली स्टोरी को थोड़ा सा छोटा कर दें क्योंकि 3D सिर्फ देखने के लिए होती है, इसके अंदर हम कोई चीज़ बनाएंगे नहीं क्योंकि उसके अंदर एरर का चांस है। ये जो प्लान व्यू है ये ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जहाँ पे डिस्क बनी हुई है इसके नीचे प्लान व्यू स्टोरी 1 जी एट 12 फीट, ठीक है? इसको हम कहेंगे हमें प्लान व्यू आप दिखाएं, सॉरी इसको हम कहेंगे हमें एलिवेशन दिखाए एट 1। ओके, तो हमें ये पोर्टल फ्रेम के लिए जो हमने ग्रिड मार्क किया है ताकि हमें बनाने में आसानी हो, वो जो है नज़र आ रहा है, ठीक है? तो इसके अंदर आप ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये बना हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके नीचे है रीशेप ऑब्जेक्ट और उसके नीचे है ड्रॉ बीम ऑब्लिक कॉलम। इसको क्लिक करें तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म के अंदर ये जो सेकंड वाला है इसको आप ड्रॉप डाउन करें कि कौन सा फ्रेम की प्रॉपर्टी आप बनाना चाहते हैं। आप उसे कहें मैं बनाना चाहता हूँ कॉलम 12 बाय 12, ठीक है? इसको बेशक क्रॉस कर दें, ठीक है? और इसको ये नीचे से बॉटम से यहाँ से क्लिक करें और यहाँ पे आके जब वो स्नैप हो तो दूसरा क्लिक कर दें, उसके बाद राइट क्लिक कर दें, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर ये राइट साइड पे बॉटम पे क्लिक करें और ये ऊपर दूसरा क्लिक करें और राइट क्लिक कर दें ताकि ये ख़त्म हो जाए। दोबारा उस लाइन को दबाएं और उसे बताएं कि हमने इस दफ़ा जो प्रॉपर्टी बनानी है वो है बीम 12 बाय 12, ठीक है? बीम 12 बाय 12 आप बनाएं और राइट क्लिक करके छोड़ दें, ठीक है? इसके बाद अभी आपका ये पोर्टल फ्रेम बन गया। इसके ऊपर हम सबसे पहले तो ये है कि इसके जो नीचे 2 सपोर्ट्स हैं, 2 तरीके से सिलेक्ट हो सकती हैं। एक तो आप जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएँ और क्लिक करें तो इसमें ये सपोर्ट सिलेक्ट होगी। दूसरा ये है कि आप उस सपोर्ट पे वैसे जाके जॉइंट पे क्लिक करें तो ये आपके दोनों जॉइंट सिलेक्ट हो गए। अब ऊपर जाएँ ये असाइन में, ठीक है? असाइन में जाके जॉइंट्स में या रिस्ट्रेंट्स में इसको क्लिक करें तो आगे सपोर्ट्स की टाइप्स आ गई हैं। आप उसे बताएं कि मुझे फिक्स सपोर्ट चाहिए। ओके, तो ये सपोर्ट्स पहले जो हिंज सपोर्ट थी वो रोलर सपोर्ट बन गई। फिर आप बीम को क्लिक करें और आप उसे कहें असाइन फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड और आप इसके अंदर हम डेड लोड जो है वो ये किप पर फीट में आ रहा है, हम इसे क्लोज करते हैं। राइट साइड पे नीचे यहाँ पे ये यूनिट्स लिखा हुआ है, यूनिट्स में जाएं और उसे शो यूनिट्स फॉर्म करें और उसे हम यहाँ से फोर्स पर लेंथ जो है वो किप पर फीट है, तो हम उसे किप पर फीट नहीं कह रहे, हम उसे कहते हैं कि हमें, बल्कि हम किप पर फीट में लगा लेते हैं। ओके,
आप इधर जाएं, बीम आपने सेलेक्ट की, असाइन, फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, डेड लोड जो है वो हम लगा रहे हैं 2 किपर फीट। ठीक है, इसे ओके कर दें। ये आपको जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये यूडीएल लगा हुआ 2 किपर फीट, ये सिर्फ आपको श्योरिटी दिलाने के लिए है कि आपने जो प्रोसीजर किया है वो पूरा हो गया और इस पे लोड लग गया। जब आप अगला एक्शन करेंगे तो ये लोड गायब हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बीम को क्लिक करें, असाइन में जाएं, फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ पे आप इसे लाइव लोड में जाके कहें कि 1 किप पर फिट लगाना। ठीक है, उसके बाद आप कहें ओके, तो 1 किप पर फिट लग गया। अभी वो पिछला 2 किप जो है वो गायब नहीं हो गया, वो लगा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा ई टैब्स है ये 3 चीज़ों के ऊपर काम करता है, जॉइंट्स, लाइंस और एरियाज। एरियाज आर स्लैब्स या कंक्रीट वॉल्स या आरसीसी की जिस तरह होती हैं, और लाइंस जो हैं वो दैट आर फ्रेम्स लाइक बीम्स एंड कॉलम्स, और जॉइंट्स जो हैं वो बीम कॉलम जॉइंट्स हैं। अगर हम ये जो हमने बनाया है स्ट्रक्चर सामने पोर्टल फ्रेम, इसके अगर हम जॉइंट्स को मीट नहीं करेंगे, एक जैसे टॉप राइट या लेफ्ट पे एक जॉइंट है, अगर इसको हम ये सही तरह एक दूसरे के साथ क्लिक नहीं होगा या मिलेगा नहीं, तो वो दूसरे फ्रेम को जो है वो कैंटिलीवर ले लेगा और वो एक कॉलम अलहदा फिर रहा होगा और एक बीम और कॉलम अलहदा होगा। तो इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। लेकिन जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको फौरन पता लग जाएगा कि मैंने इसको ठीक तरीके से मॉडल किया है या नहीं किया। आपको फौरन एहसास हो जाएगा रिजल्ट या इसकी डिफॉर्म्ड शेप देख के कि ये मैंने सही नहीं किया। ठीक है, अभी इसके की जो राइट साइड वाला जॉइंट है इसके ऊपर हम लगाएंगे असाइन, जॉइंट लोड, फोर्स, और ये हम लगाएंगे लाइव लगा लेते हैं, और एक्स डायरेक्शन में से -3 लिख देते हैं ताकि ये राइट टू लेफ्ट जो है वो फ्रेम की तरफ जो है -3 के लोड लग जाए। ठीक है, इसके बाद हम इसे करेंगे ओके, तो ये यहाँ पे 3 लोड इस तरह एरो पे लगा हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम इसको जो है वो फाइल को Ctrl+S करके सेव करेंगे। ठीक है, और इसको ये वीक 6 के तौर पे सेव कर लेंगे। उसके बाद हम इसे रन करेंगे। अच्छा जी, अब ये रन हो गया। आपको ये 3D को आप बेशक क्रॉस कर लें, ये भी आपको इसका फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है। तो ये ऊपर जो बहुत सारे बटन लगे हुए हैं इसमें से आपका एक बटन है ये शो डिफॉर्म शेप F6। ठीक है, शो डिफॉर्म शेप को आप खोलेंगे तो आप उसे कहें कि केस के लिए मुझे चाहिए कॉम्बो। केस मींस मुझे डेड या लाइव, कॉम्बो मींस सर्विस लोड या अल्टीमेट लोड। फॉर एग्जांपल हम केस मांगते हैं, हमें डेड के लिए चाहिए और हम इसे कहते हैं कि हमें ये दिखा दे। तो डेड के अंदर हमने क्या लगाया था, डेड के अंदर हमने लगाया था 2 की पर फिट जो है वो हमने लगाया था इसके ऊपर यूडीएल, और एक लोड हमने लगाया था, अगर इधर राइट क्लिक करें, नहीं, इसे ये एक शो अनडिफॉर्म्ड शेप भी है ये वाला, इसको अनडिफॉर्म करके इस पॉइंट को राइट क्लिक करें और इधर लोड देखें तो हमने fx एक लगा हुआ है जिसकी कि वो डिटेल दे रहा है fx-3। ठीक है, तो बहरहाल हम इसकी डिफॉर्म शेप देखेंगे डेड में। ये हमें डेड में इसकी डिफॉर्म शेप पता लग गई, तो अब हमें पता लग गया है कि ये हमने सही मॉडल किया था। अगर हमने ये सही मॉडल ना किया होता और ये जॉइंट सही ना लगा होता तो ये कैंटिलीवर की तरह बीम जो है वो ये राइट वाले पॉइंट से नीचे को गिर गई होती और ये राइट वाला कॉलम बिल्कुल सीधा खड़ा होता। ये एक आपकी जजमेंटल कॉल है जिससे आपको पता लगेगा कि ये हमने मॉडल सही किया है, या ये आपको तजर्बे से पता लगेगा। शो डिफॉर्म शेप में जाएं और उसे कहें हमें लाइव लोड के अंदर डिफॉर्म शेप दिखा दें। अब लाइव लोड के अंदर जो है हमें ये हमने एक यूडीएल लगाया था 1 के, लेकिन ये लेफ्ट को इसलिए चला गया कि हमने राइट कॉर्नर पे एक लोड भी लगाया था जो कि लाइव लोड था -3 किप का।
इससे हमें ये पता लग रहा है कि वो लोड भी लगा था और ये लेफ्ट साइड को हमारा पोर्टल फ्रेम इस तरह जो है वो डिफॉर्म हो गया। अब ये राइट कॉर्नर जो है, अगर इसके ऊपर आप लेके जाएं अपने पॉइंटर को, तो ये आपको बताएगा कि आपकी जो जॉइंट लेवल 2 पे, स्टोरी 1 पे, जो एक्स डायरेक्शन में यू एक्स मीन्स डिफ्लेक्शन एट एक्स एक्सिस, वो -0.1 फीट है। ठीक है, जिसका कि मतलब ये है कि ये तकरीबन 1 इंच जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। और यू वाई मतलब पीछे की तरफ, क्योंकि कोई लोड ही नहीं लग रहा तो वो उस तरफ कोई डिफ्लेक्ट नहीं किया। और यू जी मतलब कि हाइट के वाइज ये -0.002 इंच, 002 फीट, मतलब फीट का कोई 2% जो है ये, बल्कि 0.2% जो है ये नीचे को गया है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये राइट साइड वाले पे जाते हैं, लेफ्ट साइड वाले पे जाते हैं, तो ये आपको बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो -0.106312 फीट है, क्योंकि हमारा जो यूनिट चल रहा है वो फीट है। उसके बाद वाई डायरेक्शन में कोई नहीं है और जी डायरेक्शन में भी ये थोड़ा सा नीचे को बैठा है। ज़ाहिर है ग्रेविटी लोड्स हैं और कोई ऐसा लोड नहीं है जो कि इसको ऊपर को लेके जाए, तो इसलिए थोड़ा सा सब कुछ डिफ्लेक्ट हुआ है और ये 0.002719 इंचेस बैठ गया है हमारा स्ट्रक्चर। अच्छा, ये तो था डेड में और लाइव में। अभी हम इसको देखते हैं कि अगर ये हम कॉम्बो में देखें, तो सर्विस लोड पे अगर हम देखते हैं डेड प्लस लाइव पे, तो ये इसकी डिफ़ॉर्म्ड शेप है। ठीक है, इसके अंदर कोई हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट होंगी। और इसके बाद आप इसे कहें कि कॉम्बो में ये हमें दिखाए अल्टीमेट लोड। ठीक है, ओके। अल्टीमेट लोड पे फिर ये आपको दिखा रहा है कुछ वैल्यूज़। और अभी इसके अंदर हमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो अगर आप यहाँ पे देखें, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज बेसिकली वाई एक्सिस, जी एक्सिस पे ऊपर की तरफ। तो वो तो ऊपर की तरफ तो नहीं है डिफ्लेक्ट होती चीज़, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। तो बॉटम लेफ्ट पे लिखा हुआ है बिल्कुल स्क्रीन के, मैक्सिमम इज इक्वल टू जीरो। मतलब मैक्सिमम जीरो है, जो कि मतलब कोई भी चीज़ ऊपर को नहीं गई। और उसके आगे लिखा हुआ है मिनिमम -0.172974। ठीक है, जिसके कि वो लोकेशन भी दे रहा है। एक्स एक्सिस पे 15 फीट, वाई एक्सिस पे 0 और जी एक्सिस पे 12। ये टॉप राइट कॉर्नर, ये जॉइंट 2 पे वो दे रहा है, ये जो है ना 0.172974 जो है ना उसकी डिफ्लेक्शन हुई है। ठीक है, अभी हमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो तो हमें चाहिए थी बीम के सेंटर में। इसका मतलब है कि बीम के सेंटर में हमें डिफ्लेक्शन नहीं चल रही, डिफ्लेक्शन नहीं पता लग रही। तो ये जो आपको डिफ्लेक्शंस देता है ये किसी ना किसी जॉइंट पे देता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये चलता है जॉइंट्स, लाइंस एंड एरियाज पे। तो मैं ऐसा करूंगा कि इस मॉडल को करूंगा अनलॉक। ओके, और मैं इस बीम को जो है वो सेलेक्ट करूंगा, ये जो हमारी बीम है। और इसके दरमियान में एक जॉइंट बेसिकली मुझे चाहिए, इसके सेंटर में, इस बीम के सेंटर में एक मुझे जॉइंट चाहिए, ताकि जिसे मैं बाद में देखूं तो मुझे उसके ऊपर उसकी डिफ्लेक्शन पता लगे। तो मैं एडिट करता हूँ इस लाइन को, और एडिट फ्रेम्स, डिवाइड फ्रेम। और मैं सॉफ्टवेयर नहीं करना है, कौन सा मैंने इसको खुद करना है, तो डिवाइड इनटू से 8 पार्ट्स। ठीक है, मैं इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये बेसिकली 8 छोटी छोटी बीम्स बन गई हैं। ठीक है, दिस गिव्स मी मोर एक्यूरेसी। अब जब मैं इसे रन करूंगा, तो अब ये जब डिफ्लेक्ट होगा तो ये मुझे ज़्यादा बेसिकली एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। अब मैं इसे कहता हूँ कि मुझे ये दिखाए डिफ्लेक्शन एट कॉम्बो लाइक सर्विस लोड। ओके, अब जब मैं इसके बीच में जाता हूँ तो मुझे वो दे रहा है कि ये -0.3 जो है वो फीट बैठ रहा है। तो -0.3 फीट क्या है, 12 इंचेस का 0.3 क्या होगा अगर हम कैलकुलेटर उठाएं तो? ये बन रहा है 3.612 इंचेस। 3.612 को अगर हम वो क्राइटेरिया लगाएं L/16 वाला, जैसे कि हमने पिछली प्रेजेंटेशन में देखा है,
तो हमारी बीम है 15 फीट की, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 16। तो हमारी जो सॉरी, वो तो बीम डेप्थ का था, वो है 11.25 हमें चाहिए था उसकी डेप्थ। ठीक है, लेकिन हमने इसकी 12 बाय 12 डेप्थ रखी है। इसका मतलब है कि ये ठीक है, मतलब 3-4 इंचेस अगर 16 इंच पे बैठा है तो ये इसी कोड के क्राइटेरियाज के हिसाब से ठीक है। आप ये ऊपर एक बटन है शो अनडिफॉर्म्ड शेप, इसे दबाएं। अभी हमें ये नहीं पता कि बेसिकली इसके जॉइंट्स किधर हैं। पिछला पोर्टल फ्रेम और ये वाला पोर्टल फ्रेम भी हमें देखने में बेसिकली एक जैसे लग रहे हैं। तो ये एक छोटा सा बटन है जिसके अंदर टिक लगा हुआ है, सेट डिस्प्ले ऑप्शंस। ठीक है, ये बटन है, इसे दबाएं और उसे कहें कि मुझे जो है जॉइंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो इनविजिबल मैंने किया हुआ है। ठीक है, कि मुझे वो जॉइंट नहीं दिखा रहा। अब मुझे वो सारे जॉइंट पता लग रहे हैं कि किधर किधर जॉइंट है। अब अगर मैं इसके अंदर ये इसकी डिफ्लेक्टेड शेप देखता हूँ कॉम्बो, लाइक चलें अभी हम अल्टीमेट लोड पे देखते हैं, तो अब मुझे पता लगेगा कि ये है यूजी जो है -0.4 इंचेस आ रहा है। ठीक है, जो कि बनता है 4.8 इंचेस। ठीक है, तो हमारी डिफ्लेक्शन ये इधर आ रही है पोर्टल फ्रेम में। ठीक है, अगर हम वो राइट साइड वाला लोड ना लगाते जो कि हमने लाइव लोड लगाया हुआ था, तो हमारी शायद डिफ्लेक्शन कुछ और आती। चलें हम देख लेते हैं, शो डिफ्लेक्टेड शेप इन केस ऑफ डेड लोड। ओके, तो अगर सिर्फ डेड लोड हो, हम अभी लाइव लोड ना भी उसके ऊपर लगाएं, तो -0.205912 फीट इसके अंदर आएगा, तकरीबन 2.5 इंचेस। ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं कि हमने अभी इसको ये कोशिश करनी है कि हम इसे डिज़ाइन कर लें। ये राइट साइड पे ये एक लिखा हुआ है कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन। ठीक है, ये एक बटन है, इसके साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा हुआ है। अगर उसे आप दबाएं तो व्यू रिवाइज प्रेफरेंसेस और एक रीबार सिलेक्शन रूल्स फॉर कॉलम्स, रीबार सिलेक्शन रूल्स फॉर बीम्स। व्यू रिवाइज प्रेफरेंसेस के अंदर आप जाएंगे तो वो आएगा डिज़ाइन कोड, आपने कौन सा इसके अंदर सेलेक्ट करना है। तो एसीआई कोड 31814 जो है वो इसके अंदर लेटेस्ट है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसे आप ओके कर दें और इसके बाद आप ये जो है ये वाला बटन कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, इसको दबा दें। अच्छा, अभी इसने आपको आपका बीम और कॉलम जो है वो डिज़ाइन कर दी हैं। यही दो चीज़ें हमारी जो है इसके अंदर शामिल थी। तो अभी अगर आप ये देखें तो यहाँ से टॉप राइट के ऊपर हमने एक लोड लगाया हुआ था 3 किप जो है लाइव लोड। ठीक है, अभी उसका इफेक्ट ये हुआ है कि इस वाले कॉलम के ऊपर, राइट वाला जो कॉलम है इसके ऊपर लोड कम आया और लेफ्ट वाला कॉलम जो है इसके ऊपर लोड ज़्यादा आया है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो स्टील ज़्यादा है लेफ्ट वाले कॉलम में, राइट वाले जो कॉलम में स्टील हमारा कम है। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं 2.5818 को, तो इसके अंदर जो है हम अगर हम नंबर 6 बार्स डालते हैं तो एक बार जो है वो हमारी 0.44 इंच की है। तो 2 बारें हो गई हमारी 0.88 इंच की, और 3 बार्स हो गई 1.32 इंच की, और 4 बार्स हो गई 1.77 इंचेस की। तो ये जो हमारा राइट साइड वाला कॉलम है इसके अंदर तो हमारी 4 नंबर 6 बार्स ठीक है। तो इसके अंदर स्क्वायर कॉलम्स के अंदर एक और हमारी जो है वो एक डिटेलिंग रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि स्क्वायर कॉलम्स के अंदर हम या 4 बार्स डालते हैं या हम डालते हैं 8 या 12 या 16 या इस तरह ऑनवर्ड्स, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 4 के ऊपर उसकी दोनों साइडों पे एक ही तरह की, एक ही जितनी बार्स होनी चाहिए। अगर एक्स एक्सिस पे आपको 4 बारें नजर आ रही हैं तो वाई एक्सिस पे भी 4 ही नजर आनी चाहिए। तो भी एक चॉइस तो इसके अंदर ये है हमारे पास कि हम इस कॉलम को 4 नंबर 6 बार्स डालें राइट वाले कॉलम पे और 4 नंबर 6 बार्स डालें लेफ्ट वाले कॉलम पे। लेकिन लेफ्ट वाला कॉलम जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, उसके अंदर तो 1.77 स्क्वायर इंच हम स्टील डाल रहे हैं और उसके अंदर रिक्वायरमेंट जो है वो 2.5818 स्क्वायर इंच की है। तो इसके अंदर ये है कि अभी हम फॉर एग्जांपल कॉर्नर बार्स जो हैं वो नंबर 6 की डाल देते हैं और जो अगली 4 बारें हैं वो हम डाल देते हैं मिनिमम नंबर 4 की। ठीक है, तो इस कॉलम में हमारा जो है वो स्टील होगा
4 नंबर 6 बार्स प्लस 4 नंबर 4 बार्स। तो उसके अंदर ये है कि 1.4 नंबर 4 बार का एरिया जो है, सॉरी नंबर 4 बार का एरिया जो है वो 0.2 है। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4.8 प्लस 1.77 जो है हमारा एरिया आ गया 2.58, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है, तो 4 नंबर 4 बार्स और 4 नंबर 6 बार्स जो है हम लेफ्ट कॉलम में डालेंगे और राइट कॉलम में हम सिर्फ नंबर 4 नंबर 6 बार्स डालेंगे। तो अगर लेफ्ट वाले कॉलम में अगर आपको और भी ज़्यादा थोड़ी सी सेफ्टी चाहिए तो आप 4 नंबर 6 बार्स और 4 नंबर 5 बार्स डाल दें, या ऑल टुगेदर सिर्फ 4 नंबर 8 बार्स डाल दें, जिसका एरिया बनता है 3.14। तो वो भी ठीक है, एक्सपीरियंस से मुझे थोड़ी सी बार्स के एरियाज याद हैं। अच्छा, अभी अगर आप ये तो हमारा हमारा हो गया कॉलम का लॉन्गिट्यूडनल स्टील, राइट साइड वाला भी और लेफ्ट साइड वाला भी, मेन स्टील जो होता है। अभी ऊपर बीम है, बीम के अंदर उसने बहुत छोटे छोटे हमें चीज़ें दिखा दी हैं। तो इसके अंदर ये है कि हम्म, हमने ये बेसिकली इसको इसकी डिफ्लेक्शन देखने के लिए इस बीम को 8 हिस्सों में डिवाइड किया था, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ताकि हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अभी इसे एक दफ़ा जूम इन किया तो हमें पता लगा कि ऊपर जो नेगेटिव स्टील है, अभी इसके अंदर जो लाइन के ऊपर नज़र आ रहा है, दैट इज़ नेगेटिव स्टील, जिसे आप कहते हैं टॉप स्टील। वो टॉप स्टील नज़र आ रहा है, और जो नीचे नज़र आ रहा है वो आ रहा है हमें पॉजिटिव स्टील, या जिसे आप कहते हैं बॉटम बार्स। ठीक है, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि बॉटम बार्स को देखते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास क्या आ रहा है। से .4884.0601 और आगे इसी तरह हम चलते जाएं, तो हम मैक्सिमम हमने नोट रखना है 0.506 आ रहा है हर इस वक्त। आगे चलें तो 1.1580 आ रहा है, और आगे चलें तो 1.1580, 1.4599, मतलब 1.46 मैक्सिमम हमें मिल गया है, और आगे ये और कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि हमें नीचे 1.46 जो है वो स्क्वायर इंच इसके अंदर स्टील डालना है। तो 1.46 का क्या मतलब है? 1.46 का मतलब है कि 3 नंबर 6 बार्स आर 1.32 इंच स्क्वायर, तो 4 नंबर 6 बार्स आर 1.77 इंच स्क्वायर। अभी इसके अंदर हम देख लेंगे कि अगर तो इसके मिनिमम स्टील से कम होता तो हमें फार्मूला लगाना पड़ता, लेकिन ये इसका मिनिमम स्टील से ये ज़्यादा है। मतलब ऑल्दो मैं तजर्बे से बता रहा हूँ, आप 200 BWD ओवर FY करके देख लें, तो वो यकीनन जो है इससे कम आ रहा होगा, वो 2 नंबर 6 बार से भी कम आ रहा होगा। तो हमारी इसमें जो है इस वक्त बॉटम बार्स जो हैं वो 4 नंबर 6 बार्स बन रही हैं। ठीक है, जो कि मेरे हिसाब में ज़्यादा है, क्योंकि हमने इसकी डेप्थ जो है बीम की थोड़ी सी कम रखी है। इसके बाद अगर आप इधर टॉप स्टील देखें तो इधर दरमियान में जहाँ पे हमें ये मैक्सिमम मिल रहा है 1.46, इसके दरमियान में ये टॉप स्टील जो है ये 0 आ रहा है। ठीक है, अभी राइट और लेफ्ट एज पे देखे बगैर मुझे इस वक्त पता है कि हमने, क्योंकि इसके अंदर लेटरल लोड भी लगाया हुआ है, तो जो टॉप स्टील होगा दोनों कॉर्नर्स पे वो डिफरेंट होगा। टॉप स्टील जो है वो इस दरमियान वाली लाइन जो कि बीम बनी हुई है, इसके ऊपर जो नजर आएगा वो टॉप स्टील होगा, जो बॉटम पे नजर आएगा वो बॉटम स्टील होगा। तो राइट साइड वाले कॉर्नर के ऊपर जो टॉप स्टील आ रहा है वो 0.6116 आ रहा है। दैट मीन्स 2 नंबर 6 बार्स, जो कि बनता है 0.88। और अगर हम यही इसको माउस के वो स्क्रॉल को दबा के लेफ्ट पे लेके जाएं, तो जो लेफ्ट साइड वाला एज है, इधर टॉप स्टील आ रहा है 1.16 स्क्वायर इंच, विच मीन्स 3 नंबर 6 बार्स। ठीक है, तो इन द फील्ड फॉर सिंपलिसिटी हम शायद दोनों तरफ 3 नंबर 6 बार्स ही डाल दें, और या 2 नंबर 6 बार्स डाल दें थ्रू, मतलब पूरी बीम में टॉप स्टील, और ये लेफ्ट कॉर्नर पे हम 1 नंबर 3 की बार दरमियान में ऐड करवा दें अप टू L/3। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्टील। हमने इस बीम का स्टील भी हमने डिज़ाइन कर लिया है, कॉलम का भी कर लिया और राइट साइड वाले कॉलम का भी कर लिया। अभी हम इसे कहेंगे कि हमें इसका दिखाए शेयर स्टील। तो हम दोबारा इधर ही जाएंगे, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे, और इसके नीचे एक बटन है डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फो, इसे सेलेक्ट करें।
वो हमें दिखा रहा है डिज़ाइन आउटपुट लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्सिंग। उसे आप कहें हमें दिखाए से अच्छा, पहले हम रीबार परसेंटेज देखते हैं कि बीम का तो इस तरह का क्राइटेरिया नहीं है, कॉलम का कि कॉलम में कितने परसेंट स्टील आ रहा है। ओके, इसमें 1.719 आ रहा है और इसमें 1.12 आ रहा है, जो कि हमारा जो बहुत आइडियल किस्म का स्टील आ रहा है। हमें 1% से 8% के बीच में हमारी लिमिट है, और जो आइडियल है वो बिटवीन 1 और 2% होता है, और ये हमारा बिल्कुल उस लिमिट के अंदर आ रहा है। बीम का क्योंकि परसेंटेज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो दिखा तो रहा है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम अभी शेयर स्टील की तरफ जाते हैं। ये दोबारा कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन के साथ ड्रॉप डाउन है, इसे दबाएं, डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फो को दबाएं, और ये रीबार परसेंटेज को ड्रॉप डाउन करें और उसे कहें मुझे शेयर रीइंफोर्सिंग दिखा दे। ठीक है, ये भी उसने हमें शेयर रीइंफोर्समेंट दिखा दी है। अब ये शेयर रीइंफोर्समेंट जो है, इसके अंदर वो दोनों एक्सिस पे हमें दिखा रहा है शेयर रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल, एक कॉलम खड़ा हुआ है, तो उसके राइट और लेफ्ट से भी शेयर आ रहा है, जो कि एक एक्सिस काउंट होता है, लाइक एक्सिस 2, और उसके फ्रंट और बैक से भी शेयर आ रहा है, जिसे आप कहेंगे एक्सिस 3। ठीक है, तो इसके अंदर तो क्योंकि हमने ये 2D पोर्टल फ्रेम है, तो इसके अंदर सिर्फ राइट टू लेफ्ट जो हमारी शेयर है वही आ रही है। इसके फ्रंट और बैक मतलब ये आपके कंप्यूटर के बाहर या अंदर नहीं गिरेगा, ये सिर्फ राइट और लेफ्ट स्वे कर रहा है, तो सिर्फ उसी एक्सेस पे इसकी शेयर आ रही है। तो एवी मेजर जो है वो 0.18 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 0.18 है, इसे आप जो है ये हमने इसके अंदर स्टील लेना है, तो इसका एक फार्मूला है, ए वी बाई एस इज इक्वल टू दिस वैल्यू जो कि आ रही है 0.18। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप नंबर 3 बार्स की स्टिरअप यूज़ करना चाहते हैं, तो नंबर 3 बार का एरिया है 0.11। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर डालेंगे किसी भी एक्सेस के ऊपर शेयर इन्फोर्समेंट, तो जाहिर है उसके दो क्रॉस सेक्शंस जो हैं वो शेयर को रेजिस्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था आखिरी में। तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ स्टील जो रेजिस्ट कर रहा है शेयर को, वो 0.11, जो कि एरिया ऑफ नंबर 3 बार है, मल्टीप्लाई बाय 2.22 जो है वो कर रहा है रेजिस्ट इसको, शेयर को। ठीक है, इसे अब 0.22 जो है, ए वी डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो ए वी डिवाइडेड बाय 0.18 जो कि ये वैल्यू है, उसे आप करेंगे तो आपकी जो स्टिरअप की स्पेसिंग है वो आ रही है 1.22 फीट। ठीक है, तो ये 1.22 फीट जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो हम जो बाकी क्राइटेरियाज हैं वो लगाएंगे और इसकी स्पेसिंग जो है उसको कम कर लेंगे। ठीक है, अभी हम जाते हैं इसी तरह, ये राइट साइड वाला जो कॉलम है इसके ऊपर बिल्कुल ही कोई शेयर नहीं आ रही, और ये हम इसके ऊपर जाते हैं तो हमें ये बेसिकली बता रहा है कि इसके लेफ्ट एंड पे 0.7806 और दूसरे एंड के ऊपर 0.56। इसी तरह शेयर आगे जाते जाते कम होता जा रहा है, जैसा कि आपको एस एफ डी बी एम डी से एस एफ डी से देख के पता लगता है कि आगे जैसे जैसे आप यूडीएल पे आगे जाते हैं आपका शेयर कम होता जाता है। ये वो जगह है जहाँ से आगे जीरो हो गया, जहाँ पे सिर्फ कंक्रीट इंडिपेंडेंटली बगैर कोई स्टील डाले, कंक्रीट भी तो रेजिस्ट करता है ना शेयर को, वो खुद ही रेजिस्ट कर लेगा शेयर को, आपको शेयर इन्फोर्समेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप आगे जाएंगे तो आगे जाके दोबारा शेयर इन्फोर्समेंट की ज़रूरत पेश आ जाएगी, और यूँ आप इसका शेयर भी डिज़ाइन कर लेंगे। अब हमने लॉन्गिट्यूडनल स्टील सेक्शन डिज़ाइन का हमें पता लग गया कि हमने 12x12 का कॉलम रखा, लॉन्गिट्यूडनल स्टील का पता लग गया, और हमें पता लग गया इसके शेयर स्टील का, और यूँ हमने ये सारा बीम और कॉलम डिज़ाइन कर लिया। अभी एक जो नॉर्मल चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि इसके अंदर इसका जो से बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट सपोर्ट है, इस पे रिएक्शन क्या है, जिसके अंदर हमें काफ़ी इंटरेस्ट होता है। सबसे पहले आप इसको शो अनडिफॉर्म्ड शेप करें। अनडिफॉर्म्ड शेप करने के बाद आप जाएं, ये अनडिफॉर्म्ड शेप के बाद आप जाएं, ये जो शो डिफॉर्म्ड शेप के राइट वाला बटन है, इसके अंदर लिखा हुआ है डिस्प्ले सपोर्ट स्प्रिंग रिएक्शंस, इसको दबाएं, और आप कहें कि से केस में मुझे डेड लोड पे एफ जी वाला रिएक्शन दिखा दे, मतलब जी डायरेक्शन में जो कि हाइट के अलोंग है। ठीक है, जो ग्रेविटी पे है, ग्रेविटी पे ही हमें जो है वो रिएक्शन चाहिए होता है, एफ एक्स और एफ वाई के ऊपर हमें रिएक्शन नहीं चाहिए। ठीक है,
FZ इसको आप ओके करें तो आपको ये 17.85 किप और 17.85 किप दोनों बेसिस के ऊपर रिएक्शन मिल जाएगा। इसके बाद आप दोबारा उसे क्लिक करें और उसे कहें मुझे लाइव लोड पे चाहिए और ओके करें तो आपको ये लाइव लोड के ऊपर जो रिएक्शन है ऊपर को वो दिखा देगा। इसके बाद आप उसे कहें मुझे सर्विस लोड के ऊपर चाहिए FZ और ये हमारा 26.34 किप्स लेफ्ट साइड पे और 24.36 किप्स राइट साइड के ऊपर हमारा रिएक्शन आ गया। ठीक है, इसके बाद आप सपोर्ट रिएक्शंस देखें अल्टीमेट लोड के ऊपर और ओके करें तो आपको अल्टीमेट मतलब 1.2 डेड एंड 1.6 लाइव के ऊपर ये रिएक्शंस इसने हमें लेफ्ट साइड पे और राइट साइड के ऊपर दिखा दे। तो ये हमारा जो है वो पोर्टल फ्रेम का डिज़ाइन था जिसके अंदर हमने कॉलम्स और बीम्स के सेक्शंस डिसाइड कर लिए और हमने उसका स्टील डिसाइड कर लिया और हमने उसके रिंग्स जिसे आप स्टिरप्स एंड टाइज कहते हैं वो भी डिसाइड कर लिए और ये जो रिएक्शन है ये हमारे काम आएगा फाउंडेशन डिज़ाइन में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।